हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो तुम्हें समझ में आ गए होंगे। आज इस टॉपिक को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये टर्म्स तुम्हें सारे याद रखने हैं। हम लोग कुछ 21 या 22 टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है, बिकॉज हम लोग जो डेली के अकाउंट्स वगैरह करेंगे, जनरेटरीज, लेजर्स जो भी करेंगे, हम लोग ये सारे टर्म्स ही यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, चलो इसमें अब सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कैपिटल। ना कैपिटल किसे कहते हैं? कोई भी बिजनेस अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे फर्स्ट हमें चीज़ चाहिए तो वो है पैसा। बिना पैसे के हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अभी ये लॉकडाउन हुआ था तो हमने सोचा कि चलो ना यार कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करते। तो हमने क्या करा, मास्क और सैनिटाइज़र, यही पॉपुलर चल रहा है अभी। तो हमने मास्क और सैनिटाइज़र का एक बिज़नेस स्टार्ट करा। अब मास्क और सैनिटाइज़र का अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट भी करता हूँ तो मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले इसे खरीदने के लिए पैसे चाहिए होंगे। मतलब मुझे क्या चाहिए? कैश। फिर मान लो कि अगर मेरे पास पहले से ही कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं तो हम क्या बनाएंगे? मास्क बनाएंगे। तो इस बार मुझे कैश नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास क्या था? स्टॉक पड़ा हुआ था, तो हमने वो स्टॉक को यूज़ कर लिया। फिर जैसे सैनिटाइज़र बनाने के लिए हमें एक मशीन की ज़रूरत होती है, तो हमारे पास वो मशीन ऑलरेडी पड़ी हुई थी, तो हमने वो मशीन वगैरह यूज़ कर दी। अब हमने सोचा कि यार जगह बाहर से नहीं, कोई किराए पे नहीं लेंगे, अभी वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, तो हमने हमारे घर से यूज़ कर दिया। तो हमारे पास जो बिल्डिंग वगैरह थी, फ्लैट वगैरह था, हमने वहीं से बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी थी। तो मतलब हम इन सारी चीज़ों से क्या कर रहे हैं? बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी हम लोग बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, भले वो एसेट्स हो या फिर कोई कैश हो या फिर अदर एसेट्स हो, उन सबको हम लोग क्या कहेंगे? कैपिटल। समझ में आया? तो कैपिटल हमें या तो कैश या फिर कहीं से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। ये कैपिटल को हम लोग बिजनेस में शो कहाँ पे करते हैं? ये कैपिटल किसने लगाया है? ओनर ने लगाया है। ओनर ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया। समझो ओनर ने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए। तो अब ओनर क्या बोलेगा कि मुझे बिजनेस से 5 लाख रुपए लेने हैं। तो इसका मतलब क्या है? बिजनेस को कमा कमा के ये पैसे किसे देने हैं? ओनर को देने हैं। तो ये कैपिटल हम कहाँ दिखाते हैं? हमारे बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज साइड में। अब ये बैलेंस शीट वगैरह क्या है, ये हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, आगे के टॉपिक में हम लोग सब पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए समझो कि हम ये बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं? लाइबिलिटीज साइड में शो करते हैं। ठीक है, चलो अब ये कैपिटल पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है? गुड्स। अब गुड्स का मतलब क्या है? देखो, गुड्स का मतलब जिस चीज़ को हम खरीदते हैं और जिस चीज़ को हम बेचते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे किसका बिजनेस स्टार्ट किया था? मास्क का। तो मास्क को हम खरीदेंगे और मास्क को ही हम बेचेंगे। तो ये मास्क हमारे लिए क्या हो गया? गुड्स हो जाएगा। ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई ज्वेलरी का बिजनेस करता है, ज्वेलरी का बिजनेस नॉर्मली क्या बेचेगा? गोल्ड बेचेगा, सिल्वर बेचेगा, प्लेटिनियम बेचेगा। तो वो उसके लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया। कोई कार का बिजनेस कर रहा है तो वो मर्सिडीज़ कार बेचेगा और जो भी मारुति की कार बेचेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये उसके लिए क्या हो गया? गुड्स। जो फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है तो फर्नीचर उसके लिए क्या हो जाएंगे? गुड्स हो जाएगा। मतलब सिंपल चीज़ हमें ये समझना है कि हम जो भी बिज़नेस करते हैं और उस बिज़नेस में जिस चीज़ को हम खरीदते हैं और बेचते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। ठीक है ना। एक यहाँ पे साथ साथ एक और चीज़ याद रखना, जैसे अगर मैं कार का बिज़नेस करता हूँ और अगर मैंने कार के बिज़नेस में क्या ख़रीदा? फर्नीचर ख़रीदा। तो ये फर्नीचर हमारे लिए गुड्स नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इस फर्नीचर को तो हम बिज़नेस में यूज़ करेंगे, ना कि उसे बेचेंगे। बेचेंगे हम क्या? कार बेचेंगे। ठीक है, यह समझ में? अब गुड्स के बाद देखो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, परचेज। परचेज का मतलब क्या है? खरीदना। हम क्या खरीदेंगे? तो हम लोग गुड्स खरीदेंगे। परचेज का मतलब है खरीदना और हम लोग क्या खरीदेंगे? गुड्स खरीदेंगे। कैसे खरीदेंगे? या तो हम कैश में खरीदेंगे या फिर हम क्रेडिट पे खरीदेंगे। कैश में खरीदा मतलब हमने कैश देके, मतलब पैसा दिया और गुड्स खरीद लिया। और क्रेडिट का मतलब हमने कैसे खरीदा है? उधार पे खरीदा है। मतलब इसका पैसा हम कब देंगे? बाद में देंगे। तो वैसे ही जैसे परचेज है, वैसे ही हम लोग किसका डेफिनेशन निकाल लेंगे? सेल्स का डेफिनेशन निकाल लेंगे। सेल्स मतलब हम लोग क्या बेच रहे हैं? गुड्स बेच रहे हैं। ठीक है, अगेन हम गुड्स कैसे बेचेंगे? या तो हम कैश में बेचेंगे और या तो हम क्रेडिट पे बेचेंगे। मतलब कैश में बेचा मतलब पैसा दिया, पैसा आया और हमने उसको गुड्स दे दिया।
और उधार पे बेचा है मतलब गुड्स तो दे दिया है लेकिन पैसा कब आएगा, बाद में आएगा। ठीक है, तो ये 4 डेफिनेशन पहले समझ लो अच्छे से, कैपिटल, गुड्स, परचेज और सेल्स। ठीक है, चलो परचेज और सेल्स पढ़ने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे वो है परचेज रिटर्न। देखो नाम से समझ में आ रहा है कि परचेज रिटर्न क्या होगा, मतलब जो गुड्स हमने परचेज किया था वो हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। हम गुड्स क्यों रिटर्न करते हैं, हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक हो, या फिर जो हमने सैंपल देखा था उसके अनुसार नहीं आया है गुड्स, या फिर हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो गई हो, या फिर कुछ फटा पुराना होगा, तो हम गुड्स को क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, और जैसे परचेज रिटर्न होता है वैसे ही सेल्स रिटर्न भी होता है। करेक्ट। अब सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है, हमने गुड्स को बेच दिया है लेकिन सामने वाले को वो गुड्स समझ में नहीं आया, या फिर कुछ नुकसान हो गया होगा, या फिर कुछ गलत आ गया होगा, तो वो गुड्स को क्या करेगा, फिर से हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया परचेज रिटर्न, फिर ये हो गया सेल्स रिटर्न। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टॉक। देखो स्टॉक को समझना अच्छे से ना, स्टॉक का मतलब क्या होता है, जितना हम परचेज करते हैं क्या हम सारे गुड्स सेल कर देते हैं क्या, नहीं। ज़्यादातर बिजनेस में सारे गुड्स सेल नहीं होते हैं। हमने परचेज किया होगा समझो 10,000 क्वांटिटी, लेकिन हमने सेल किया है सिर्फ 9,000 क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि 1,000 क्वांटिटी अपने यहाँ पे अभी भी बच गई है, जो हम लोग कब बेचेंगे, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में बेचेंगे। अब वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, देखो जैसे नॉर्मली हमारा जो ईयर स्टार्ट होगा बिजनेस के हिसाब से अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। ये हमारे लिए होता है फाइनेंशियल ईयर। और एक जो हम कैलेंडर लाते हैं वो क्या होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कैलेंडर ईयर कहते हैं। करेक्ट। हमारे बिजनेस में कौन सा चलता है, नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर चलता है। तो हम लोग ने अप्रैल से लेकर मार्च तक समझो 10,000 क्वांटिटी खरीदी थी, लेकिन बेचे कितने हम लोग ने, 9,000। तो हमारी 1,000 क्वांटिटी यहाँ पे बच गई, जो हम कब बेचेंगे, अगले साल बेचेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्टॉक। स्टॉक का मतलब जो गुड्स अभी तक सेल नहीं हुआ है, जो अभी तक हमारे गोडाउन में पड़े हैं, उसे हम कहते हैं स्टॉक। नाउ जो स्टॉक है वो 2 टाइप का हो सकता है, या तो हमारा ओपनिंग स्टॉक और या तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक का मतलब स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब हम कह सकते हैं अपना साल कब स्टार्ट होता है, अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल को जो हमारे बिजनेस में स्टॉक होगा उसे हम क्या कहेंगे, हमारा वो है ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक किसे बोलेंगे, जो हमारे बिजनेस में एट द एंड ऑफ द ईयर जो स्टॉक बचता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 31 मार्च, जो 31 मार्च को जो स्टॉक बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। मतलब ओपनिंग स्टॉक बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, अब स्टॉक भी 3 टाइप के होते हैं। स्टॉक कौन से स्टॉक होते हैं, एक होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एक होता है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और एक होता है स्टॉक किसका, फिनिश्ड गुड्स का। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, हम जो कच्चा माल खरीदते हैं, कच्चा माल खरीद के हम लोग क्या बनाते हैं, फिनिश गुड्स बनाते हैं। और जो कच्चा माल से हम फिनिश गुड्स बना रहे हैं लेकिन अभी तक जो गुड्स बने नहीं हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब कच्चा माल से हम क्या बनाते हैं, फिनिश गुड्स, लेकिन जो माल अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, जो अभी तक प्रोसेस में है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। तो हमारे पास ये 3 टाइप का स्टॉक हो सकता है। अब यही 3 में से ओपनिंग स्टॉक भी होगा और क्लोजिंग स्टॉक भी होगा। ठीक है, ये समझ में आया स्टॉक। और स्टॉक अपने लिए क्या होता है, एसेट। तो इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, अब स्टॉक के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट ये वर्ड तो तुमने सुना ही है, जब भी हम लोग मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं
कोई भी चीज़ खरीदते तो सबसे पहले हम क्या चीज़ मांगते हैं, भाई डिस्काउंट कितना दोगे। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है रिडक्शन इन प्राइस। जो प्राइस दी गई है उससे अगर हम कम में लेकर आते हैं तो हम क्या कहते हैं, भाई मैंने तो चीज़ डिस्काउंट में खरीदी है। करेक्ट। ना डिस्काउंट होता है दो टाइप के, कौन से, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कौन सा होता है, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। देखो अब ट्रेड डिस्काउंट ये हमें कब मिलता है, जब भी गुड्स हम परचेज या फिर सेल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। तो परचेज का मतलब देखो कौन किससे खरीद रहा है, जैसे मैन्युफैक्चरर सबसे पहले मार्केट से क्या खरीदता है, रॉ मटेरियल खरीदता है। ये गुड्स किसे बेच रहा है, होलसेलर को बेच रहा है। फिर होलसेलर किसे बेचता है, रिटेलर को बेचता है। और फिर रिटेलर किसे बेचता है, हमें बेचता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो परचेज और सेल हो रहा है उनको हम क्या देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट देता है। मतलब मैन्युफैक्चरर इसको क्या देता है, डिस्काउंट देता है। वापस होलसेलर इसे क्या देता है, डिस्काउंट देता है। जैसे जैसे मार्केट में कोई भी, जैसे हम लोग ने एक शैम्पू खरीदने का सोचा और शैम्पू की जो प्राइस है वो है 100 रुपीज़। तो तुम्हें क्या लगता है कि रिटेलर जो 100 रुपीज़ में बेच रहा, क्या इसने ये 100 रुपीज़ में खरीदा होगा, नहीं, इसने कुछ डिस्काउंट पे खरीदा होगा, मतलब कम प्राइस में आया होगा। तो वो कम प्राइस क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट। अब वो ट्रेड डिस्काउंट को हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे रिटेलर को अगर ये 80 रुपये में पड़ा है तो ये अपने बुक्स में कौन से प्राइस पर रिकॉर्ड करेगा, 80 रुपये में रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। होलसेलर को अगर ये 70 रुपये में पड़ रहा है तो ये कौन से प्राइस पर रिकॉर्ड करेगा, 70 रुपये में। और मैन्युफैक्चरर को ये 60 रुपये में पड़ रही है तो ये 60 रुपये में रिकॉर्ड करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। फिर रिटेलर हमें बेचता है और हम लोग उसका क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो ये कैश डिस्काउंट हमें कब मिलता है, पेमेंट या फिर रिसिप्ट के टाइम पे हमें ये मिलता है, हम जब उसका पेमेंट करते हैं या फिर जब हमें ये पैसा मिलता है। ठीक है। अब जैसे देखो हम लोग रिटेलर से माल खरीदते हैं। अब रिटेलर जैसे नॉर्मली तो हम लोग ने कैश देके खरीद लिया, उसने हमें थोड़ा पैसा भी दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। करेक्ट। या तो मैंने कैश में ख़रीदा है या फिर हम कैसे खरीदेंगे, उधार पे, मतलब क्रेडिट पे। अब यार लोग सोचते हैं कि उधार पे माल तो हमने बेच दिया, क्या पता है इसका जल्दी पैसा आएगा कि नहीं, तो वो एक टर्म्स रख देते हैं कि भाई तुम 10 दिन के अंदर अंदर पैसा दे दो, हम तुम्हें 1% और डिस्काउंट दे देंगे। तो ये जो और हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है ये क्या है, ये है हमारा कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट को हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया डिस्काउंट वाला पार्ट। डिस्काउंट मतलब रिडक्शन इन प्राइस। दो टाइप के होते हैं, कैश ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। चलो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलो अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, नंबर 9th। नेक्स्ट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या है, कुछ पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो ड्राइंग्स का मतलब क्या, हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अब एग्जाम्पल में समझना, हमारी एक बहुत ही बढ़िया ज्वेलरी की शॉप है। ठीक है। मेरी एक बहुत बढ़िया ज्वेलरी की शॉप है और उस ज्वेलरी की शॉप पे गलती से एक बार मेरी वाइफ आ जाती है। ठीक है। अब वाइफ आ गई तो भाई पता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होनी है। तो वाइफ ने क्या किया कि वहाँ पे एक अच्छा सा नेकलेस उसको पसंद आ गया और ये वाइफ वहाँ से उठा के लेके चले गई घर पे। तो क्या अब दोस्तों मुझे ये बताओ कि ये इसका नेकलेस का पैसा क्या मैं वाइफ से ले सकता हूँ, बिल्कुल भी सोचना भी मत, है ना, क्योंकि वापस तुम्हें ज्वेलरी शॉप बंद करके तुम्हें घर भी जाना होता है। तो मैं इसका पैसा नहीं ले सकता हूँ वाइफ से। ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या गया, देखो मेरी ज्वेलरी की शॉप है तो ये गुड्स हो गए मेरे लिए। अब गुड्स कहाँ जा रहा है, गुड्स जा रहा है वाइफ के पास, मतलब वो पर्सनल यूज़ के लिए जा रहा है गुड्स। ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे हमारे जो छोटे छोटे जो बच्चे होंगे, अब उन बच्चों की स्कूल फ़ीस देनी है, डांस क्लास की फ़ीस देनी है, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं ये सब आजकल, है ना। तो इन सब की फ़ीस का जो पैसा देना है वो भी कहाँ से देंगे, हम अपने शॉप से ही देंगे। मतलब अपने शॉप से अब कैश निकाल के मैं क्या करूँगा, बच्चों की जो फ़ीस वगैरह वो सब पे करूँगा, बच्चों के कपड़े लाना एक्सेट्रा। तो मेरे बिज़नेस से अब क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। अगेन वो कैश कहाँ यूज़ होगा, मेरे पर्सनल यूज़ के लिए। मतलब तो सिंपल तुम्हें यहाँ पे क्या समझना है
कि अगर हमारे बिजनेस से कैश या गुड्स बाहर जाते हैं ना, बाहर क्यों जा रहे हैं, फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, ड्राइंग्स कहेंगे। ठीक है, और हमेशा याद रखना इस ड्राइंग्स को हम लोग क्या करेंगे, हमने जितनी भी हमारी कैपिटल लगाई थी उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा ड्राइंग्स। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग डेटर्स। डेटर्स और नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये इसमें हमेशा लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो डेटर्स का मतलब क्या है, हमने पहले देखा था कि हम जो गुड्स बेचेंगे वो या तो कैश में बेचेंगे या फिर क्रेडिट में बेचेंगे। अब देखो मैंने गुड्स बेचा है कैश में, इसका मतलब क्या है कि भाई मैंने गुड्स बेच दिया, मुझे मेरा पैसा मिल गया, ख़त्म, ये ट्रांजैक्शन ख़त्म, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जिसको मैं उधार पर बेच रहा हूँ, जिसको मैं उधार पर बेच रहा हूँ, मुझे उससे पैसा लेना है, तो जिसको भी मैंने उधार पे माल बेचा है उसे हम क्या कहेंगे, डेटर्स। तो ये मेरा कौन हो गया, डेटर्स। ठीक है, और ऐसी सेम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब क्या है, हम गुड्स खरीदते हैं, हम गुड्स कैसे खरीदेंगे, या तो कैश में खरीदेंगे या फिर हम गुड्स कैसे खरीदेंगे, क्रेडिट पे खरीदेंगे। ठीक है, अब गुड्स मैंने खरीदा कैश पे, मतलब मैंने उसका पैसा दिया और गुड्स ले लिया, चलो ख़त्म, ट्रांजैक्शन ख़त्म, हम किसी को भी याद नहीं रखेंगे। लेकिन अगर हम उधार पर गुड्स खरीद रहे हैं तो सामने वाला पर्सन मेरे पास आएगा बार बार कि भाई इसका पैसा दे दो, इसका पैसा दे दो, मतलब जिससे भी हमने उधार से माल खरीदा है वो हमारा कौन हो जाएगा, डेट, क्रेडिटर्स। बस ये तुम्हें याद रखना है, जिसको मैंने उधार पे माल बेचा है वो मेरा डेटर, और जिससे मैंने उधार पे माल खरीदा है वो मेरा क्रेडिटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट टर्म देखते हैं अभी। चलो अब जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है वो हमें समझना है कि हमारे एसेट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, अपने बिजनेस के एसेट्स कौन से टाइप के होते हैं। देखो हमने देखा था कि हम लोग क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं, हम लोग गुड्स खरीद सकते हैं और हम लोग एसेट खरीदते हैं। गुड्स को तो हम लोग क्या करते हैं, खरीद कर बेच देते हैं, लेकिन एसेट्स को हम अपने बिजनेस में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एसेट्स को हम लोग कभी भी सेल नहीं करते, हम लोग एसेट्स को यूज़ करते हैं। अब एसेट्स दो टाइप की होगी, या तो नॉन करंट एसेट्स या फिर करंट एसेट्स। ना नॉन करंट एसेट्स का मतलब जो एसेट्स हमारे पास 1 साल से ज़्यादा रहती है उसे हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स का मतलब जो एसेट हमारे पास 1 साल से कम रहती है उसे हम कहते हैं करंट एसेट्स। फिर नॉन करंट एसेट्स के कितने टाइप के वो देख लो, 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब हमारे नॉन करंट एसेट्स 5 टाइप्स के हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक बार फटाफट। सबसे पहले है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या है, जैसे इन एसेट्स को नॉर्मली हम लोग 10 से 15 साल 20 साल तक यूज़ करते हैं। जैसे हमने अपने बिजनेस में फर्नीचर बनाया तो एटलीस्ट समझ लो, नहीं बोल के तो भी 15 से 20 साल तक तो वो हम उसको यूज़ करेंगे उस फर्नीचर को। जैसे हम कार खरीदते हैं, व्हीकल खरीदते हैं, तो एटलीस्ट वो उसको भी हम लोग 10 साल तक यूज़ करते हैं। तो वो होती है हमारी कौन सी एसेट, फिक्स्ड एसेट। ठीक है, सेकेंड जो टाइप है वो क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हमने क्या किया है, कहीं पर तो बिजनेस का पैसा क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। अब नॉन करंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग ने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्ट करा है, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए नहीं। हम लोग ने ये करा है लॉन्ग टर्म पर्पस, मतलब 1 साल से ज़्यादा, 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसके लिए हम लोग ने क्या करा है, इन्वेस्टमेंट करा है। ठीक है, फिर डेफर्ड टैक्स एसेट। अब ये सिर्फ मतलब समझ लेना, ये तुम्हारे कुछ टॉपिक में आने वाला नहीं है। डेफर्ड का मतलब होता है कि हम पोस्टपोन कर रहे हैं, हमने क्या किया है, टैक्स एसेट को हमने पोस्टपोन किया है। ठीक है, ये तुम लोग जब डिटेल में पढ़ोगे, जब तुम लोग आगे जाके सीए वगैरह की पढ़ाई करोगे, फिलहाल ये समझ लो कि तुम लोग ने टैक्स एसेट को क्या किया है, पोस्टपोन किया है। ठीक है, फिर है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब यहाँ पे तुमने किसी को लोन दिया है। ठीक है, लोन लिया नहीं है, ये हमारा लोन हमने दिया हुआ है, वो भी कौन से लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए। जैसे हम हमारे एम्प्लॉयज़ को लोन देते हैं कभी कभी 2 साल 3 साल के लिए, तो वो हो जाएगा मेरा लॉन्ग टर्म लोन्स। एंड एडवांसेस, एडवांसेस का मतलब समझना, जैसे तुमने समझो एक तुम्हें टेलीफोन का एक लाइन लेनी है, तो टेलीफोन वाले क्या बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट रखो। अब वो सिक्योरिटी डिपॉजिट उनके पास रहता है जब तक तुम अपनी लाइन बंद नहीं करते हो, तो वो क्या हो गया, एडवांस हो गया, मतलब तुम्हारा पैसा वहाँ पे डिपॉजिट है
और ये डिपॉजिट कौन सा है, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है, मतलब ये पैसा तुम्हारा वहाँ पे बहुत टाइम तक जमा रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म एडवांसेस। और फिर बाकी है अदर नॉन करंट एसेट्स, अगर कोई चीज़ जैसे यहाँ पर नहीं आ रही है तो वो किस में चले जाएगी, अदर नॉन करंट एसेट्स में, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स होते हैं 5 टाइप्स के। फिर हम फिक्स्ड एसेट्स को आगे और फर्दर क्लासीफाई करते हैं हम लोग 4 टाइप्स में। फिक्स्ड एसेट्स को हम 4 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, क्या क्या, देखो, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। नाउ पहले पढ़ेंगे हम लोग टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है। देखो, टेंजिबल एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं। देखो वापस जब भी ये सब समझोगे तो पहले एसेट्स का मतलब समझ के रखना। एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो हम बिजनेस में यूज़ करते हैं। तो कौन से एसेट्स हम बिजनेस में यूज़ करते हैं, हम मशीन यूज़ करते हैं, हम व्हीकल यूज़ करते हैं, हम फर्नीचर यूज़ करते हैं, हम बिल्डिंग यूज़ करते हैं। तो ये सब एसेट्स मेरे कौन से एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स है। इन एसेट्स को हम देख सकते हैं, इन एसेट्स को हम लोग टच भी कर सकते हैं, तो वो मेरे हो जाएंगे टेंजिबल एसेट्स। तो इसका जस्ट ऑपोजिट इनटेंजिबल एसेट्स। अब तुम लोग सोच रहे होंगे क्या भूत है, क्या भूत नहीं होते हैं। जैसे मार्केट में हमारी गुडविल है, रेपुटेशन है, करेक्ट, तो वो कौन सी एसेट्स हो जाएगी, मेरी इनटेंजिबल एसेट्स। मार्केट में जो हमारा नाम है, गुडविल है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे हम कॉपीराइट करवाते हैं तो वो हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे हम मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या सॉफ्टवेयर हमें दिखते हैं, कभी मोबाइल खोल के देखना, क्या अंदर तुम्हें सॉफ्टवेयर ऐसे लटके हुए पड़ेंगे, नहीं, वो हमें दिखाई नहीं देते। तो वो कौन से एसेट होते हैं, हमारे इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो हो गए एक तो टेंजिबल एसेट, दूसरे इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स वो है जो है तो सही लेकिन उसे हम देख नहीं सकते और उससे हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब हमारा कोई टेंजिबल एसेट्स है जिसका अभी काम चल रहा है, मतलब अभी तक उसका कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, हमने एक बिल्डिंग बना रहे हैं, हमारे ऑफिस की एक बिल्डिंग बना, लेकिन उस ऑफिस का बिल्डिंग का काम अभी तक चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारे टेंजिबल एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और चौथा फिर इसी का पार्ट आ जाएगा कि इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, मतलब हमने हमारे फॉर्म का हमने क्या बनाया, एक सॉफ्टवेयर बना रहे, लेकिन अभी तक वो सॉफ्टवेयर का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये कौन से कैटेगरी में चला जाएगा, ये इनटेंजिबल एसेट्स के कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा, नॉन करंट एसेट्स के 5 टाइप्स होते हैं और फिक्स्ड एसेट्स के अगेन 4 टाइप्स होते हैं। अब इसका हम लोग जो सेकंड पार्ट है वो देखेंगे, करंट एसेट्स। ना करंट एसेट्स के कितने टाइप होते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 और 6 करंट एसेट्स के 6 टाइप्स होते हैं। चलो अब वो भी देख लेते हैं हम लोग फटाफट। सबसे पहला है करंट इन्वेस्टमेंट। अगर तुम लोग ने यहाँ देखा था तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, करंट इन्वेस्टमेंट। ना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, हम लोग ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो मोर देन 1 ईयर किया है, और यहाँ पे जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, लेस देन 1 ईयर। देखो जितने भी हमारे करंट एसेट्स होंगे वो कितने टाइम पीरियड के लिए होंगे, लेस देन 1 ईयर। तो ये हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया है लेस देन 1 ईयर के लिए। फिर हमारे पास जो इन्वेंट्रीज़ होती है, इन्वेंट्रीज़ का मतलब क्या होता है, स्टॉक। हमने अभी टॉपिक पढ़ा था स्टॉक जो हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर जितना माल हमारा बच गया है, जो हमने सेल नहीं किया है, तो वो अपने लिए क्या होती है, वो इन्वेंट्रीज़ होती है। अब ये इन्वेंट्रीज़ क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट ईयर तो बेचेंगे ना, कि इसको साल 2 साल 3 साल तक रखेंगे। तो अगर हमने वो स्टॉक रख दिया है तो मतलब वो स्टॉक हमारा आउटडेटेड हो जाएगा, कोई नहीं खरीदेगा। हम जितना जल्दी होता है हम क्या करते हैं, पुराने स्टॉक को फटाफट सेल करते हैं और विद इन 1 ईयर सेल करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, अभी हम लोग ने डेटर्स देखा था, मतलब जिनसे हमें पैसा लेना है, तो क्या मैं उसको बोलूँगा वाह यार तू तेरे हिसाब से देना, 10-15 साल के बाद दे देना आराम से, बिल्कुल भी नहीं। हम उसे क्या करते हैं, जितना जल्दी रिकवरी होंगे उससे हम लोग गुड्स का पैसा रिकवर करते हैं, बिकॉज उससे पैसा रिकवर करेंगे तभी तो वापस हम माल खरीद पाएंगे। अगर उनसे पैसा लेंगे ही नहीं तो फिर माल कहाँ से खरीदेंगे, तो अपना बिजनेस का साइकिल नहीं चलेगा, करेक्ट है। तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या आ जाता है, इसमें अपना डेटर्स आ जाता है और इसमें क्या आता है, अपना स्टॉक आ जाता है, ठीक है। फिर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब एक तो हो गया मेरा
बिजनेस में जो मेरा कैश बैलेंस है और जो मेरा बैंक बैलेंस है, करेक्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ठीक है। फिर है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यहाँ हम लोग ने क्या देखा था, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो हमने किसी को लोन दिया होगा 1 साल के लिए या फिर अंदर अंदर, तो वो हो जाएगा मेरा शॉर्ट टर्म, या फिर कहीं हमने एडवांस रखा है तो वो हो जाएगा मेरा शॉर्ट टर्म एडवांसेस, ठीक है। और फिर बाकी सारी जो भी एसेट्स मेरे बच गए, जो इन सारे एसेट्स में नहीं आते हैं, वो कहाँ चले जाएंगे, हमारे अदर करंट एसेट्स में चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा चार्ट एसेट्स का, जो तुम लोग भी अच्छे से पढ़ लो, लिख लो फटाफट इसे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।